Hello बच्चों, a very good evening and welcome back to our channel that is Arms Academy Digital. I am Snehal here to guide you in your NEET biology preparations. So students, we already have started with a new topic that is nucleic acid under biomolecules. उसमें हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। हमने एक बेसिक देखा था कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, राइट, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ऑल्सो वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एज वेल, राइट. आज की क्लास में अब हमें पता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कि कैसे बनता है, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं आपके, जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर, दे फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर. उसको हम क्या बोलते हैं फिर? द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए या फिर आरएनए, राइट. तो इस तरीके से वी ऑलरेडी कवर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ इन दिस सेशन, नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, we are going to start a new topic today, that is structure of DNA, right? That is one of the nucleic acids, right? You have two nucleic acids in your body, that is DNA and RNA. All right. So structure of DNA आज हम देखने वाले हैं. न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, राइट. जस्ट टू रिवाइज इट, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? देयर इज अ पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, ठीक है. देन फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर क्या अटैच होता है? देयर इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है. नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से है? प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक है. ऐसे 5 डिफरेंट क्या है नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, 2 कैटेगरी के. देन ये तो वो फर्स्ट कार्बन से जहां पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है. कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया है उसने? नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, विथ द शुगर, ठीक है, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर. अगर आपका डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होगी, आरएनए है तो राइबोज शुगर यूज होगी. देन यहां पर आप देख सकते हो ये जो 5th कार्बन है, इस 5th कार्बन से लगा होता है फॉस्फेट. क्या अटैच होगा? फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप, राइट. ये पूरा स्ट्रक्चर. अब यहां पर अगेन जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड. क्या बोल दिया? एस्टर बॉन्ड. फाइन. तो देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड्स पे, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, राइट. सो यहां पर अगर आप देखो तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, पूरा जो स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस, देन शुगर प्लस फॉस्फेट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. इसी को हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोसाइड कैसे करोगे? न्यूक्लियोसाइड को कैसे लिखोगे? फॉस्फेट मत लगाओ, फॉस्फेट ग्रुप हटा दो, ठीक है. जो बचेगा शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, दोनों को मिलके हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. मतलब दोनों से मिलके जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. तो हमने फॉस्फेट को साइड कर दिया है साइड न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है. एंड न्यूक्लियोटाइड में टाई क्या कर दिया? फॉस्फेट टाई कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप टाई कर दिया, ठीक है. नाउ अब यहां पर क्या होगा? देखो, हमने बोला था न्यूक्लियोटाइड्स जो है दे आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है एक दूसरे से जुड़ेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. कौन से बॉन्ड होते हैं ये भी आगे देखने वाले हैं. तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर. उस स्ट्रक्चर को हम बोलने जाएंगे फिर डीएनए या फिर आपका आरएनए, राइट. अब ये जो हमने देखा था, जैसे इन केस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, वी डिस्कस इन केस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे? अमीनो एसिड्स फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना था? बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है. एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे विल फॉर्म बॉन्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है. यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा. कैसे होगा ये स्ट्रक्चर? चलो देखते हैं. चलो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमने बनाया पेंटोस शुगर, दिस इज पेंटोस शुगर. यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, राइट. दिस इज 5th कार्बन. 5th कार्बन में यहां पर होता है बेसिकली CH2OH.
ठीक है, क्या लगा हुआ है, CH2OH। अब देखो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग हम इस CH2OH को कुछ ऐसा लिख देते हैं, CHOH एंड H, या फिर सिंपली CH2 एंड ऊपर OH लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ये बना आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, सॉरी न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें फॉस्फेट लगाना है हमें, फॉस्फेट लगाना है, आ गया। फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच हुआ था ये याद है ना, फॉस्फेट फॉस्फरिक एसिड कैसे लिखते हो आप, OH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सॉरी इधर डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। ठीक है, इस तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप का OH एंड जो फिफ्थ कार्बन है उसका OH, ये दोनों मिलके बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं अगर ये हटा दूंगी, ठीक है, मैंने H2O हटा दिया, बचा क्या, यहाँ पर बचेगा एक O और ये बना बॉन्ड। ठीक है, मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बस ये बनाया है क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये जो बॉन्ड बना है बेटा दिस इज एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, राइट। तो चलो मैं हटा रही हूँ, इसका कोई ये नहीं है, यूज नहीं है यहाँ पर। एनीवे तो यहाँ पर लगा दिया हमने फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, ये लगा आपका फॉस्फेट, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये बना आपका न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, मैं एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। ठीक है, ऊपर अगेन देयर विल बी शुगर, इससे जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस, यहां पर होगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर दिस इज द थर्ड कार्बन, कार्बन नंबर दे दो, 1 2 3 4, पांचवा कार्बन ऊपर है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ने बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज द थर्ड कार्बन, सॉरी थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर, पेंट ऑफ शुगर। इस थर्ड कार्बन से अटैच हुआ है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इट विल फॉर्म बॉन्ड विथ फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट को हम ऐसा लिख लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, POH डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है, लिख दिया हमने, राइट। अब यहां पर आप देखो OH OH हो रहा है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगेन जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास आ रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक गया H2O, एक गया H2O। ठीक है, अब बॉन्ड कैसे बनेगा, सॉरी बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या बचा H2O गया, देखो फिर से, ठीक है H2O गया तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर फिर भी अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, एक ऑक्सीजन रहेगा तो बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा, बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा। तो ये भी एक एस्टर बॉन्ड है, एक एस्टर बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ। ठीक है, दिस इज वन एस्टर बॉन्ड, ठीक है, दिस इज अनदर एस्टर बॉन्ड, दिस इज अनदर एस्टर बॉन्ड। तो यहां पर अगर आप देखोगे जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं वहां पर भी एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अगर आपको, आप ध्यान से देखो, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही होगा। अगेन ऊपर वाली शुगर, उसका थर्ड कार्बन, उससे अटैच जो OH है वो इस फॉस्फेट के OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल लूज करके फिर से एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये ऐसी लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, ये जो चेन है, आप DNA का स्ट्रक्चर बनाते हो ना कुछ ऐसा, व्हेन यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये जो DNA है, ये जो मैं लाइन खींचती हूँ ना, ये लाइंस इज बेसिकली मेड ऑफ दिस, मतलब इसमें क्या क्या है, देर इज शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ होंगे कुछ ऐसे, दीज आर टूवर्ड्स इनसाइड, ये हो गए आपके नाइट्रोजनस बेसिस। तो आप जब DNA का स्ट्रक्चर बनाते हो, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, तो DNA के स्ट्रक्चर में आप जब ये लाइन बना रहे हो, दीज आर द बैकबोन्स, दीज आर द बैकबोन्स ऑफ DNA। ये जो बैकबोन्स है, बैकबोन्स ऑफ द DNA आर मेड अप ऑफ
शुगर एंड फॉस्फेट, इतना जो पार्ट है इससे बना है डीएनए का बैकबोन, शुगर एंड द फॉस्फेट। देन क्या बचा? नाइट्रोजनस बेसिस, ये बचे ना नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ रहेंगे, दे विल फेस टुवर्ड्स इनसाइड। अब मैंने ये एक ही स्ट्रैंड बनाया है, ठीक है, और ये कैसे एक ही साइड बनाई, दूसरी साइड से कैसा होगा देखो, मैं इसको हटा देती हूँ। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में होता क्या है ना, एक हम जैसे दो लाइन बनाते हैं ना, उसमें से एक जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, तो दूसरी लाइन नीचे वाली डायरेक्शन में आती है। मतलब ऐसा हो रहा है कुछ, वन स्ट्रैंड गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर स्ट्रैंड गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब दे आर एंटी पैरेलल। कैसे? ये एंटी पैरेलल। तो आपने ये जो स्ट्रैंड बनाया उसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये जो फॉस्फेट है वो नीचे की तरफ आएगा, शुगर आपकी उल्टी बनेगी। कैसे बनता है चलो देखते हैं, दिख रहा है क्या? पिंक कलर, ठीक है, ये रहा आपका शुगर, ठीक है, शुगर का फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये रहा फर्स्ट कार्बन जिससे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ये रहा फिफ्थ कार्बन जिससे फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, सॉरी फिफ्थ कार्बन, हाँ फिफ्थ कार्बन जिससे फॉस्फेट अटैच है। फिर से ये फॉस्फेट नेक्स्ट शुगर के साथ एस्टर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इसने एस्टर बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है, यहाँ पर बना एस्टर बॉन्ड। तो कुछ ऐसा स्टैंड आपको दिखेगा। अगर आप देखो ये वाली शुगर जो है, पहले इसमें अंडरस्टैंड करो, इस शुगर का ये थर्ड कार्बन, दिस थर्ड कार्बन इज फ्री, मतलब इसका OH एस्टर बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व नहीं है। द थर्ड कार्बन ऑफ दिस स्ट्रैंड, मतलब जो लास्ट वाली शुगर है इस स्ट्रैंड की, सबसे नीचे वाली शुगर, उसका जो थर्ड कार्बन है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली एंड वाली शुगर देखोगे तो उसमें दिखेगा कि जो फिफ्थ कार्बन है उसका OH भी क्या है, फ्री है, इट इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट वाली एंड सबसे लास्ट वाली शुगर का, ठीक है, फर्स्ट वाली शुगर का, या फिर आप फर्स्ट सेकेंड नहीं बोल सकते, बट जो एंड वाली शुगर है उनका 3' एंड 5' कार्बन क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, मतलब थर्ड नंबर का कार्बन एंड इस शुगर का फिफ्थ नंबर का कार्बन इज फ्री, मतलब इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, फ्री है, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, यहां पर दो एंड्स बन रहे हैं। एक एंड को हम बोलते हैं 3' एंड, द 3' एंड ऐसा है जहां पर थर्ड कार्बन इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हुआ, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, यहां पर फिफ्थ कार्बन फ्री है, तो ये हुआ 5' एंड ऑफ द शुगर, समझ, सॉरी ऑफ द डीएनए, ठीक है, तो ये 3' एंड, ये 5' एंड ऑफ द स्ट्रैंड। वैसे ही दूसरे स्ट्रैंड में अगर आप देखोगे इसका उल्टा होगा, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रैंड है ये ऐसा उल्टा कर दो तो आपको दिखेगा ये जो 3' एंड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, देखो 1 2 एंड 3, ये रहा 3' एंड, ठीक है, और इसका 3' एंड, और इसका कौन सा एंड, 5' एंड, ठीक है, ये वाला एंड 5' एंड, 3' एंड 5 विल बी फ्री, इट विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एस्टर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है मैं आगे बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो दो स्ट्रैंड समझ आया कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे एस्टर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, राइट। एंड दीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपने देखा है, दिस इज शुगर एंड फॉस्फेट, दोनों मिलके दे फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए। एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस है, अब देखो ये नाइट्रोजनस बेस, इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे वाले स्ट्रैंड के साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के शुगर के नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, गेट इट। तो अगर आप देखो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, तो इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, उसमें से
हाल ही में वाटसन जो थे उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है. यू ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट इट. तो स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक. ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा दो स्ट्रैंड्स है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, और दे आर कॉइलिंग अराउंड अ कॉमन एक्सिस. दे आर कॉइलिंग अराउंड, जैसे ये कॉमन एक्सिस है, ये दोनों स्ट्रैंड, ये दिस विल कॉइल अराउंड द कॉमन एक्सिस. आपने वो सीढ़ियां देखी होगी जो गोल गोल ऐसे जाती है, बीच में एक पोल होता है, उसके अराउंड दे आर कॉइलिंग. ठीक है. तो उस सीढ़ियों में अगर आप देखोगे जो रीलिंग है, ठीक है, रेलिंग जो है, दीज आर बेसिकली, अगर आप उसको डीएनए से कंपेयर करोगे तो ऐसा मान लो कोई वो जो सीढ़ियां है उनकी जो रीलिंग है दैट इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए. और बीच में जो स्टेयर्स है ना, दे आर योर नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है. विच आर प्रोट्रूडिंग टूवर्ड्स इनवर्ड. ठीक है. तो इस तरीके से आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है कुछ. तो अगर आप देखो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. डबल हेलिकल क्यों बोला? दो स्ट्रैंड्स है. ठीक है. एंड हेलिकल मतलब इट इज कॉइलिंग, ऐसा, इट इज कॉइलिंग, बट कहा? टूवर्ड, और यू कैन से अराउंड अ इमेजिनरी एक्सिस. जो दो स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे पे कॉइल नहीं कर रहे ऐसे, दे आर नॉट कॉइलिंग. अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाते हो तो वो गलत रहेगा. ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है डीएनए का. दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे आप? ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर. इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, राइट? तो दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अगर आप ऐसा ड्रॉ कर रहे हो तो दैट विल बी रॉन्ग. दिस इज द राइट वन. ठीक है. तो वो एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं? कॉइल कर रहे हैं दोनों साथ में. ठीक है. एंटी पैरेलल होते हैं, ये भी हमने देखा. एक स्ट्रैंड अगर नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वाला स्ट्रैंड ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. तो ये आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में दिखेगा ही दिखेगा. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द बैकबोन. बैकबोन किससे बना हुआ है? बैकबोन किससे बना हुआ है? शुगर एंड फॉस्फेट से. और आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर प्रोट्रूडिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आपको दिखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है. देन यहां पर अगर आप देखोगे हर बेस पेयर में, अब देखो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली तो यू कैन सी यहां पर दिस इज अ शुगर, उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, और अंदर की तरफ ये नाइट्रोजनस बेस है. वहीं पे दूसरे स्ट्रैंड में ये रहा शुगर, इसके साथ फॉस्फेट, और दिस इज द नाइट्रोजनस बेस. अब जैसे हमने पढ़ा था इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एक प्यूरिन दूसरा पायरिमिडीन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है. एडेनिन ग्वानिन आर द प्यूरिन, साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल विल बी द पायरिमिडीन. ऑलराइट. तो यहां पर अगर आप देखो तो हमेशा अगेन इनमें क्या होता है, जैसे आपका ए है एंड जी है. ठीक है. डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ग्वानिन हमेशा यूरासिल के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा. अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा, इफ यू सी ओवर हियर, तो मैंने क्या किया है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो लाइंस बनाई है. दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. दैट मीन्स एडेनिन एंड थाइमिन आर फॉर्मिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, विथ इच अदर. Whereas guanine एंड साइटोसिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. एंड दिस इज ऑलवेज लाइक दिस. ये आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा. अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है एडेनिन के सामने, वैसे तो नहीं होगा, बट एडेनिन के सामने अगर साइटोसिन आ गया, ठीक है, या फिर ग्वानिन के सामने थाइमिन आ गया, तो वहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. होगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी है ही नहीं. इसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ना वाइस वर्सा. राइट. कितने बॉन्ड ये भी याद रखना है. एडेनिन एंड थाइमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ. ग्वानिन एंड साइटोसिन कितने बॉन्ड बनाते हैं? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. सो यू कैन सी ओवर हियर जो नाइट्रोजनस बेसेस है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दे विल
फॉर्म अ बेस पेयर। ठीक है, पेयर किसको बोलते हैं आप? पेयर किसको बोलोगे? ये जो पूरा दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, जिसमें थाइमीन एंड एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है, दोनों को मिलके ये जो है, दिस इज अ बेस पेयर। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैं अगर ये बीच में से ब्रेक कर देती हूं, इफ आई ब्रेक दिस डीएनए फ्रॉम द सेंटर, तो मतलब मैं क्या तोड़ रही हूं? आई एम ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट, मतलब आधा डीएनए इस साइड, आधा डीएनए इस साइड, मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कीपिंग और होल्डिंग द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपके जो दोनों स्ट्रैंड्स है डीएनए के, दीज बॉन्ड्स आर होल्डिंग दिस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर होल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, राइट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देन अगर आप डायमीटर की बात करूं, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखो, तो डायमीटर मतलब ये, ठीक है, यहां से याद रखो। तो डायमीटर ऑफ द डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो हम यूनिवर्सली या फिर वर्ल्ड वाइड जो डीएनए का मॉडल विच इज गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक रेफर करते हैं, उसका जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, राइट? देन यहां पर नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है, ये जो बेस पेयर दिख रही है आपको, ये क्या हो रही है? देखो, कॉइलिंग हो रही है, तो डीएनए धीरे धीरे ऐसा ऊपर उठता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है? राइज होते हुए जा रहा है डीएनए। तो मतलब इन द टू बेस पेयर्स, यहां पर ये एक बेस पेयर, ये दूसरी बेस पेयर, इनमें क्या है? देयर इज अ एंगल, ऐसा राइज हो रहा है ना, तो एंगल बनेगा एक। ठीक है, एंगल इन दिस, ठीक है, टू बेस पेयर्स, एंगल की अगर बात करो तो दैट इज 36 डिग्री। कितना? 36 डिग्री। एंड अगर आप डीएनए के वो एक टर्न की बात करो, ठीक है, ये पूरा टर्न है, जैसे ये यहां पर नहीं क्लियर दिखेगा आपको, दिस इज वन टर्न ऑफ डीएनए। इस एक टर्न में देर आर 10 बेस पेयर्स। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि एक टर्न में, टर्न को ही हम पिच भी बोल देते हैं, इन वन टर्न ऑफ डीएनए देर आर 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स है। दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ राइज, दैट इज 36 डिग्री, राइट? 36 डिग्री है, तो सिंपल 36 इंटू 10 करो, क्योंकि 10 बेस पेयर है ना, तो 10 बेस पेयर या फिर एक टर्न में, एक टर्न में कितना एंगल का राइज है? यू कैन से दैट देयर इज 36 इंटू 10, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री एक टर्न आपको दिखेगा, 360 डिग्री राइज। तो एंगल बिटवीन टू बेस पेयर्स विल बी 36 डिग्री सेल्सियस। 10 बेस पेयर का जो एंगल अगर आप देखोगे, या फिर एक पूरे टर्न का, पिच का, ठीक है, टर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच, राइट? इसका एंगल आप देखोगे तो 360 डिग्री। ठीक है, सिंपली हमने 36 इंटू 10 कर दिया, क्योंकि 10 बेस पेयर इन वन टर्न, राइट? देन वन मोर थिंग, ये तो हुआ एंगल के बारे में, दिस इज अबाउट द एंगल। अगर आप देखो, दो बेस पेयर का डिस्टेंस, दो बेस पेयर का डिस्टेंस, ये एक बेस पेयर, सॉरी, ये एक बेस पेयर, ये दूसरी बेस पेयर, इनमें जो डिस्टेंस है, इनमें जो डिस्टेंस आपको दिखता है, दैट इज अगेन 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसको नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर याद रखना है यूनिट, राइट? 3.4 एंगस्ट्रॉम, अगर नैनोमीटर पूछा गया ऑप्शन में तो आप 0.34 नैनोमीटर लिख के आओगे। देन ये तो हुआ दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बारे में, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। पिच मतलब एक पूरा टर्न, पिच का मतलब क्या है? टर्न, एक पूरा टर्न में हमने देखा था देयर आर 10 बेस पेयर। तो इन 10 बेस पेयर या फिर बोल सकते हो पूरे टर्न का जो डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट है, दैट इज हाउ मच? 34 एंगस्ट्रॉम।
अगेन इंटू 10 कर दो, 3.4 इसमें था, 2 बेस पेयर में जो डिस्टेंस था वो है, इसी को हमने इंटू 10 कर दिया, राइट, आ गया हमारा आंसर। तो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर उसको 3.4 नैनोमीटर बोलोगे। अब देखो यहां पर ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है 3.4 आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 1 and 2 बोथ। क्या होगा आपका आंसर? 1 and 2 बोथ, बिकॉज 3.4 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो या फिर 0.34 नैनोमीटर भी लिख सकते हो। यू कैन नॉट राइट इट एज 3.4 नैनोमीटर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ होल पिच, ठीक है, नॉट बिटवीन टू बेस पेयर, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। फाइन, सो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, राइट। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए हम पढ़ेंगे। 5 different types of DNA are given in your book, ठीक है। There are 5 different types of DNA। जो मेन डीएनए मतलब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डीएनए का मॉडल हम पढ़ते हैं, दैट इज टाइप ऑफ बी डीएनए। कौन सा टाइप का डीएनए है? बी टाइप का डीएनए है। तो देर इज जेड डीएनए, ए डीएनए, बी, सी एंड डी डीएनए। जेड डीएनए में क्या होता है? ये जो सारे डीएनए वो किस बेसिस पे है? एक हमने बोला था कि पूरा टर्न या फिर पिच होता है ना, उसमें कितनी बेस पेयर्स है। जैसे बी डीएनए में जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया है, ठीक है, तो उस बी डीएनए में क्या होता है? देयर आर 10 बेस पेयर्स इन अ टर्न। जेड डीएनए की बात करोगे तो उसमें 12 बेस पेयर्स है। एक टर्न में कितनी बेस पेयर है? 12 बेस पेयर्स, ठीक है। एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए इज दैट बी डीएनए जो होता है इट इज ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स, इस तरीके से इट इज ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स। वेरएज जेड डीएनए की बात करो तो इट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है, समझ आया। देन यू हैव ए फॉर्म ऑफ डीएनए। ए फॉर्म में क्या होगा? 11 बेस पेयर्स होंगी, ठीक है, एक टर्न में, एक पिच में कितनी बेस पेयर? 11। बी फॉर्म के बारे में ऑलरेडी हमने देखा है, डिटेल में पढ़ा है। तो 10 बेस पेयर्स होगी पर टर्न एंड इट इज मोस्ट कॉमन एंड राइट हैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सी डीएनए में अब देखो कम कम करते जा रहे हो। जेड डीएनए में 12 थी, ए में 11, बी में 10, सी में 9 बेस पेयर्स पर टर्न, डी में ओनली 8 बेस पेयर्स पर टर्न। एंड द मोस्ट कॉमन डीएनए, रिमेंबर दैट, इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। और यही जो हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया था वो भी कौन सा फॉर्म ऑफ डीएनए है? बी फॉर्म ऑफ डीएनए है। देन राइट, सो here we also discussed the different types of DNA, right? तो DNA का स्ट्रक्चर हमने कर लिया। Then there is a Chargaff's rule given in your NCERT again. Chargaff again साइंटिस्ट है, एरविन चारगॉफ ने दिया था ये रूल फॉर डीएनए अगेन, राइट। 1950 में एरविन चारगॉफ ने ये रूल दिया था, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चारगॉफ्स रूल। ये डीएनए के लिए लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर डीएनए ओनली, नॉट फॉर आरएनए। व्हाई? ये आगे हम पढ़ेंगे। तो डीएनए में इन्होंने क्या बताया, चारगॉफ ने क्या बताया, इन अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जितने प्यूरिन्स है उतने ही पायरिमिडीन होंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इज इक्वल, राइट, लाइक दिस। क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जितने ए है उतने टी तो होंगे होंगे। साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जितने ग्वानिन है उतने साइटोसिन तो होंगे होंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इज ऑलवेज इक्वल इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। इसका मीनिंग हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एडेनिन की नंबर, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं। ग्वानिन जितना है उतना ही साइटोसिन होगा, अगेन दे पेयर्स विद ईच अदर, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली 10 ग्वानिन है तो 10 साइटोसिन भी होंगे, क्योंकि इनको एक साथ क्या करना है? बॉन्ड फॉर्म करना है। एडेनिन 10 होंगे तो थाइमिन भी 10 होंगे। इस पे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। देन एडेनिन प्लस थाइमिन एंड ग्वानिन प्लस साइटोसिन, दैट मीन्स ये जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस का रेशो है, इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। हमारे लिए अलग हो सकता है, अगर हम कंपेयर करें डीएनए
ह्यूमन डीएनए को आप कैट के डीएनए के साथ या फिर डॉग या फिर अदर एनिमल के डीएनए के साथ अगर कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली स्पीसीज अलग है ना। तो उनके डीएनए में जितने एडेनिन ग्वानिन का रेशियो है उतना हमारे डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन का रेशियो नहीं हो सकता। इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, बट एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो सेम रहेगा। मतलब सारे ह्यूमंस में एडेनिन साइटोसिन थाइमिन एंड ग्वानिन इनकी अमाउंट सेम रहेगी, रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल है। देन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जितनी शुगर्स है ना, उतने ही नाइट्रोजनस बेसेस होंगे एंड उतने ही फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे। समझ आ रहा है? जितनी शुगर्स, क्योंकि एक शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, तो जितनी शुगर उतनी ही नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, अगेन शुगर के साथ एक ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो जितनी शुगर उतने ही फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगेन नेक्स्ट रूल है शार्गाफ का, जितने अमाउंट मतलब जितनी शुगर है उतने ही नाइट्रोजनस बेसेस और उतने ही फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बट नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करी, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बारे में बात करी, तो क्या होगा? बेस पेयर मतलब क्या बोलते हैं हम? एडेनिन थाइमिन, इन दोनों को टुगेदरली हम क्या बोलते हैं? पेयर। साइटोसिन ग्वानिन पेयर बन गया ये भी। बेस किसको बोलेंगे? सिंगल। साइटोसिन को बेस बोलेंगे, ग्वानिन को, एडेनिन को, थाइमिन को बेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, जितने नाइट्रोजनस बेसेस है उसके हाफ कर दो। नाइट्रोजनस बेसेस के हाफ क्या होंगे? बेस पेयर्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो बेस पेयर्स। बेस पेयर्स कितनी होंगी? हाफ ऑफ द नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, क्योंकि पेयर है ना। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ऐसे चार क्या है? बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस। पेयर की बात करो तो ये एक पेयर है और ये दूसरी पेयर है, मतलब हाफ हो गया, राइट। तो हाफ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज बेसिकली बेस पेयर, राइट। चलो, दिस इज अनदर रूल, राइट। तो दिस चारगॉफ्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू आरएनए। क्यों ऐसा है? बिकॉज आरएनए में ही आपको क्या दिखता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिखता है। तो एडेनिन जितने हैं उतने थाइमिन होंगे, साइटोसिन जितने हैं उतने ही ग्वानिन होंगे। ये कब बताओगे आप? जब दो स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको कहां मिलता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सॉरी डीएनए। ठीक है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आई थिंक उससे पहले वी विल डिस्कस सर्टन क्वेश्चंस। अब देखो, चारगॉफ्स रूल पे क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या बोला था? जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन, साइटोसिन जितने हैं उतने ही ग्वानिन रहेंगे, बोला था। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आए, आपको दी है अमाउंट ऑफ एडेनिन इज 30%, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ साइटोसिन, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो एडेनिन आपको 30 दिए हैं, तो उतने ही थाइमिन होंगे। 30 30 प्लस 30 30 है ना। 100 में से 60 निकाल दो, 30 30 मिलके कितने हो गए? 60 हो गए। तो 100 में से 60 अगर निकाल देते हो, कितना बचता है आपके पास? 40। अब इस 40 में से हाफ अमाउंट होगी साइटोसिन की, हाफ अमाउंट होगी ग्वानिन की। ठीक है, हाफ अमाउंट होगी ग्वानिन की। तो इस तरीके से 20% आ गया आपका साइटोसिन और 20% आ गया आपका ग्वानिन। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का। और यू कैन से this type of questions can be asked in the examination. ऑलराइट, तो अगेन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीजी का अमाउंट बताओ। सीजी का अमाउंट बताओ। सॉरी, एडेनिन 30 है, ठीक है, एडेनिन 30 तो थाइमिन भी 30 होगा। तो सीजी दोनों एक साथ पूछा है तो 40% लिख के आओगे। उसको हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीएनजी दोनों टुगेदर पूछा है ना, तो 40%। ऑलराइट, वन मोर थिंग, कॉम्प्लीमेंटारिटी में भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपको एक स्ट्रैंड दिया होगा, 5 प्राइम दिया है सपोज, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन, सॉरी थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन फिक्स नहीं है।
रैंडमली दिया है एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। तो आपको दूसरे स्टैंड के बारे में या फिर दूसरा स्टैंड इस डीएनए पे कौन सा होगा ये आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो मैंने बोला था एक स्टैंड इस डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो 5 प्राइम एंड यहां पर होगा, इसका ये रहेगा 3 प्राइम एंड। हमने बोला था साइटोसिन के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। तो मतलब ये मिलेगा आपको दूसरा स्टैंड TACGATAG, है ना। तो एक स्टैंड दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा स्टैंड देखना है। बट रिमेंबर द पोल, दिस एंड्स, प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है ये याद रखो। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी होता है आपको, अब यहाँ पर तो होना चाहिए हमारा ऑप्शन 3 to 5 प्राइम एंड, बट आपको ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड। तो बस आपको ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं देखनी है, you'll also have to observe the ends 5 प्राइम है या फिर 3 प्राइम है ना। इजी है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। एनीवे, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, राइट। जैसे हमने डीएनए में बोला था, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म आपको पता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होगा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें जो शुगर है पेंटोज शुगर दैट इज राइबोज शुगर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। यूजुअली क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट कई बार समटाइम्स इट इज ऑल्सो अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इन रियो वायरसेस एंड राइस ड्वार्फ वायरस। दिस इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इन रियो वायरसेस एज वेल एज राइस ड्वार्फ वायरसेस। इसमें क्या होगा, हमने ऑलरेडी शारगॉफ्स रूल पढ़ा है। शारगॉफ्स रूल डू नॉट मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आरएनए। ठीक है, आरएनए के लिए शारगॉफ्स रूल अप्लाई नहीं होता बिकॉज इट इज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अगर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता तो ही इट इज एप्लीकेबल, शारगॉफ्स रूल इज एप्लीकेबल, बिकॉज आरएनए में कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं दिखती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन होंगे, नो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी मैच नहीं है इसलिए, राइट। तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, समटाइम्स डबल स्टैंडर्ड भी होता है राइस ड्वार्फ वायरस एंड ऑल्सो रियो वायरसेस में। उनका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइट। अब आरएनए में इनका अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो उनके आरएनए में क्या होगा, यूरासिल, इंस्टेड ऑफ थाइमीन देयर विल बी यूरासिल, राइट। एंड अगेन वन मोर थिंग, ये भी याद रखना, शारगॉफ्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आरएनए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। जैसे हमने टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़े थे, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, वैसे टाइप्स ऑफ आरएनएज आर आल्सो देयर। अगेन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, जिसको हम एसआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूबल आरएनए बेसिकली, या फिर एडाप्टिव आरएनए। एनीवे, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, these RNAs are basically involved in protein synthesis। obviously RNA का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से AUG। ठीक है, सपोज ये आरएनए का स्टैंड है, इस पे AUG लगा है, CTTGGG, राइट। अब यहां पर मैसेज जो है इट इज रेड इन द सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। तीन न्यूक्लियोटाइड्स को मिलके एक, और तीन नाइट्रोजनस बेसेस को मिलके एक क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर काउंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कोडॉन। ठीक है, ये जो तीन का सेट बोला है हमने, दिस इज नथिंग बट कोडॉन। ये क्या है, कोडॉन है। तो कुछ ऐसा मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस आरएनए पे प्रेजेंट होता है, राइट। अब AUG इसको रीड करके जो ट्रांसफर आरएनए है ये एक अमीनो एसिड लेके आएगा, फिर CT2 को रीड करके दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा, GGG को रीड करके थर्ड अमीनो एसिड लेके आएगा,
ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड कोडॉन्स को रीड करके आएंगे एंड उनमें फिर बॉन्ड फॉर्म करके, जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था ना, उसी तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा दो अमीनो एसिड के बीच में एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो लंबी चेन बनेगी, दैट इज नथिंग बट योर प्रोटीन, राइट। देन देयर इज आरआरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हो। राइबोसोमल आरएनए किस किस से बना है? और ये क्या करता है बेसिकली, जो आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो आपके राइबोसोम बने हैं आरआरएनए से प्लस सर्टन प्रोटीन से। ये मिलके आपका फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। टीआरएनए के पास चलते हैं। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं सोल्यूबल और अडेप्टिव आरएनए। इसके बारे में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ने वाले हो। हाउ दिस आरएनए फंक्शन, कौन से आरएनए का क्या काम है, क्या होता है कोडॉन, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, वो सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत है नहीं। राइबोसोमल आरएनए ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। देन ट्रांसफर आरएनए या फिर सोल्यूबल या अडेप्टिव आरएनए, उसमें अगर आप देखते हो तो ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां प्रोटीन सिंथेसिस होना है वहां पर मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन जो लगे हुए हैं उनको रीड करके ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड लेके आता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने अमाउंट लिखा है, ठीक है। हियर यू कैन सी देयर इज अ अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर आरएनएज ओवर हियर। इस पे क्वेश्चन आता है। आपको याद रखना है जितना भी सेल के अंदर या फिर यू कैन से इनर सेल जितना आपके आरएनए फॉर्म हो रहे हैं उसमें से सबसे लीस्ट जो आरएनए सिंथेसाइज होता है, सबसे लीस्ट जो अमाउंट है दैट इज एमआरएनए। फिर आता है आपका टीआरएनए विच इज 10 to 15%, एमआरएनए होता है ओनली 5% एंड सबसे ज्यादा दैट इज आरआरएनए। आरआरएनए कितना है, 80%, ठीक है। 80% आरआरएनए। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आरएनए सबसे अबेंडेंट होता है। रिमेंबर आरआरएनए इज द मोस्ट अबेंडेंट, 80% ऑफ आरएनए इज आरआरएनए, ठीक है। बचे हुए 10 to 15% टीआरएनए आते हैं एंड सबसे लीस्ट 5% विल बी एमआरएनए, राइट, ठीक है। आरआरएनए, so mRNA, RNA and tRNA, these are three different types of RNA. So here we complete about RNA. तो इस क्लास में हमने पढ़ा है structure of DNA. We also discussed about Chargaff's rule and structure of RNA. Anyway, we are going to learn more about this, ठीक है। RNA वगैरह, protein synthesis, ये सारी चीजें आप molecular basis of inheritance में और डिटेल में पढ़ोगे। Alright, so here we will stop. We will meet in another lecture like this. हमारा अभी enzyme भी बचा है, ठीक है। So we will cover that in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Keep learning.